हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई MMPS। क्लास 10th के लिए फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन चल रहा है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। अब गोलीय दर्पणों के लिए किरण आरेखों की बनावट अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो है गोलीय दर्पणों के लिए प्रतिबिंब का निर्माण। गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का निर्माण करवाना। तो प्रतिबिंब का निर्माण करवाने के लिए हमको पता होना चाहिए कि किरण आरेखों की बनावट क्या होती है। मतलब यह कि किरण किस तरफ से आएगी और किस तरफ से परावर्तित हो जाएगी। दर्पण पर किस तरफ से आएगी और दर्पण से परावर्तन के बाद किस तरफ से जाएगी। इसी को हम किरण आरेख की बनावट कहते हैं। देखिए किरण आरेख की बनावट क्या, इसका क्या मतलब हुआ भाई किरण आरेख की बनावट। तो गोलीय दर्पण अगर है, कोई दर्पण यहाँ रखा हुआ है, तो इस दर्पण के सामने से किधर से किरण आएगी, मतलब कोई किरण किधर से आई और इसका परावर्तन इधर होगा कि किधर होगा। इसका एक नियम होता है भाई, नियम से परावर्तित होती है किरण। अगर ऐसे किरण आ रही है तो क्या यह ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी, किस तरफ से इसका परावर्तन होगा, इसका नियम बना हुआ है। एक प्रयोग किया, लोगों ने मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण लिया और दर्पण पर डाला और उसका जब परावर्तन करवाया तो देखा कि परावर्तन के बाद यह फोकस से होकर चली जाती है। मान लीजिए कि ये फोकस है, तो परावर्तन के बाद यह फोकस से होकर चली जाती है। दूसरे आदमी ने भी एक प्रकाश की किरण लिया जो मुख्य अक्ष के समांतर लिया और मुख्य अक्ष के समांतर लिया, उसको दूसरी जगह डाला और उसका परावर्तन करवाया। तो उसने भी देखा कि मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण उसने लिया तो इसका भी परावर्तन फोकस से होकर हो गया। तीसरे आदमी ने इसका प्रयोग किया कि बोला नहीं, वो सोचा कि तो मुख्य अक्ष के ऊपर से जा रही है, तब हो सकता है कि फोकस से जा रही हो। मुख्य अक्ष के नीचे से डालेंगे तो ज़रूर कहीं और दूसरी जगह से जाएगी किरण। तो तीसरे आदमी ने किया मुख्य अक्ष के नीचे से एक प्रकाश की किरण को दर्पण पर डाला। कैसी किरण? मुख्य अक्ष के समांतर। तो और इसका परावर्तन करवाया तो देखा, उसने भी देखा कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण का जब हम परावर्तन करवाते हैं तो क्या हुआ, ये भी दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर ही चली गई। फिर एक आदमी ने कहा कि और नीचे से इसको अगर डालेंगे तो ये तो पक्का कहीं और से जाएगी। फिर उसने क्या किया कि एक प्रकाश की किरण लिया मुख्य अक्ष के समांतर और दर्पण पर डाला और उसका परावर्तन करवाया। अब उसने देखा कि मुख्य परावर्तन के बाद ये किरण जो है यह भी फोकस से ही होकर जा रही है। अब सब आदमी ताज्जुब में, सब आदमी अरे भाई ऐसा कैसे हो गया कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाश की किरण चाहे मुख्य अक्ष के ऊपर से डालो या मुख्य अक्ष के नीचे से डालो, उसका परावर्तन फोकस से ही होकर होता है। तो लोगों ने उसको नोट डाउन किया, उसको लिखा। क्या लिखा? लोगों ने देखा कि चाहे जितनी भी समांतर किरण अगर हम दर्पण पर डालते हैं तो इसका परावर्तन कहाँ से होता है? फोकस से होता है। तो उसको लोगों ने लिख दिया, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। तो लोगों ने कहा कि अरे ये तो बहुत अजीब इत्तेफाक है, तो इसलिए लोगों ने इसको एक नियम बना दिया। तो पहला नियम यही हो गया। किस चीज़ का पहला नियम भाई? गोलीय दर्पणों के लिए किरण आरेख की जो बनावट है उसका पहला नियम हो गया कि मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। उत्तल दर्पण में सिर्फ बोलने का फर्क है कि मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। यहां होगा कि फोकस से होकर जाएगी और यहां होगा फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। पहले प्रयोग करने वालों ने क्या किया कि मुख्य अक्ष के समांतर लिया। अब दोबारा जो प्रयोग किया लोग तो जगह को चेंज कर दिया। क्या किया? अब फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरण का परावर्तन करवाया। तो कैसे भाई? तो फोकस से होकर एक प्रकाश की किरण लिया और इसको दर्पण पर डाला। तो देखा क्या कि दर्पण से परावर्तन के बाद
दर्पण से परावर्तन के बाद यह मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। फोकस से होकर दूसरी प्रकाश की किरण को डाला। अब देखा कि प्रकाश ये दर्पण से परावर्तन के बाद ये किरण भी मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो लोग सोचा कि भाई ये ऊपर से डाल रहे हो इसलिए मुख्य अक्ष के समांतर होकर जा रही है। अब ज़रा नीचे से डालकर देखो, क्या नीचे से डालकर देखोगे तो भी वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी? तो कहा चल ठीक है देख लेते हैं। तो उस लोग उन्होंने क्या किया, जिन्होंने प्रयोग किया था उन्होंने नीचे से लिया एक और यहाँ डाला। तो देखा क्या कि परावर्तन के बाद मान लीजिए एक सरल रेखा है, वो टेढ़ी मेढ़ी हो गई रेखा, कोई दिक्कत नहीं है उससे, आप पचा लीजिए उसको। तो इसने देखा कि भाई नीचे से अगर हम डाल रहे हैं तो भी यह प्रकाश की किरण क्या हो रहा है, समांतर ही जा रही है। किसके समांतर जा रही है? मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। एक और आदमी ने किया तो उसने भी यही देखा कि मुख्य अक्ष के समांतर ही जा रही है। तो लोगों ने उसको नोट डाउन किया, उसको लिखा, इस चीज़ को लोगों ने लिखा, प्रयोग किया। प्रयोग में जो नतीजा आया उसको लोग नोट डाउन कर लिया। क्या नोट डाउन कर लिया भाई? कि फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो लोगों ने इसको दूसरा नियम बना दिया। उत्तल दर्पण में सिर्फ बोलने का अंदाज में फ़र्क हो जाएगा, बात वही होगी, बोलने का जो अंदाज है वो चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। ये देखिए, ये आपका फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पी हो गया। तो क्या किया था कि फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण, तो फोकस से इधर से थोड़े आएगी प्रकाश की किरण, दर्पण के पीछे से अगर हम प्रकाश की किरण डालेंगे तो वो उसका परावर्तन ही नहीं होगा। तो क्या होगा? दर्पण के सामने से प्रकाश की किरण डालनी पड़ेगी। तो कैसे? तो फोकस के सिद्ध में आने वाली प्रकाश की किरण, यहाँ बोलेंगे कि फोकस के सिद्ध में आने वाली, तो फोकस के सिद्ध में आने वाली प्रकाश की किरण, यहाँ से एक प्रकाश की किरण ऐसे आई यहाँ पे तो ये फोकस के सिद्ध में आ रही है, तो इसको हम फोकस से इस तरह से डॉट डॉट करके मिला देंगे, फोकस के सिद्ध में आ रही है। तो इसका परावर्तन कैसे हुआ? लोगों ने देखा कि इसका परावर्तन भी वैसे ही हुआ, मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। ये हमारा मुख्य अक्ष हो जाएगा, ये हो गया P, ये हो गया F और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर C। तो पहले लोग क्या किया कि मुख्य अक्ष के समांतर डाला, दूसरी स्थिति में, दूसरे प्रयोग में क्या किया कि फोकस से होकर गुजारा, और तीसरी स्थिति में लोगों ने क्या किया कि डायरेक्ट यहाँ पर डालकर देखा। कहाँ? ध्रुव पर डाला कि अगर कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर आकर पड़ती है तो उसका परावर्तन कैसे होगा। तो लोगों ने यहाँ डाला, देखिए लोगों ने एक प्रकाश की किरण ध्रुव पर ऐसे डाला तो देखा कि उसका परावर्तन इस तरह से हो गया। कैसे हुआ भाई? तो लोगों ने इसमें विचार किया कि जितना डिग्री, इस कोण को नापा और इस कोण को नापा, तो लोगों ने पाया कि जितना डिग्री का यह कोण है उतना ही डिग्री का यह कोण है। एक और आदमी उसी तरह से किया, यहाँ से एक प्रकाश की किरण को लिया और ध्रुव पर डाला और देखा कि यह परावर्तन के बाद ये इधर से गुजर रही है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों को नापा लोगों ने, तो देखा क्या कि ये वाला कोण जितना डिग्री का है उतना ही डिग्री का यह वाला कोण है। तो लोगों ने उस चीज़ को नोट डाउन किया। इसको एक तरीके से और लोगों ने उसको प्रूफ किया और देखा। कैसे? देखिए कि कोई एक वृत्त है, इस वृत्त के केंद्र से परिधि पर खींची गई सरल रेखा, वृत्त के केंद्र से परिधि पर खींची गई सरल रेखा वृत्त की परिधि पर लंब होता है, अर्थात यह कोण 90 डिग्री का हो जाता है, 90 डिग्री का हो जाता है। ये कोण भी 90 डिग्री का, चाहे जितनी भी रेखाएं अगर हम सीधी डालें, कहाँ से? वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर, तो यह वृत्त की परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी समकोण बनाती है, अर्थात ये लंब हो जाता है। तो यहाँ देखिए, ये भी तो किसी वृत्त, किसी खोखले गोले का भाग है और खोखले गोले का यह केंद्र है, तो यह इसकी परिधि हुई। तो केंद्र से परिधि पर डाली गई जो सरल रेखा है, वो सरल रेखा दर्पण के साथ यानी परिधि के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो क्या हुआ? अब एक आपतित किरण इधर से आ
रही है, एक किरण यहाँ से प्रकाश की आ रही है, इस बिंदु पर पड़ रही है, तो ये क्या हो गई, आपतित किरण हो गई, और यह बिंदु क्या हो गया, आपतन बिंदु हो गया। तो क्या होगा कि यह आपतित किरण हो जाएगी, आपतन बिंदु पर पड़ी तो इसका परावर्तन हुआ, तो ये हो जाएगी परावर्तित किरण। और ये हम जानते हैं, अभी हम लोगों ने देखा कि यह क्या है, यह दर्पण के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है, अर्थात यह रेखा लंब है। तो ये लंब का मतलब क्या, किस पर लंब है, तो यह लंब है ध्रुव पर, सॉरी ध्रुव नहीं, इसको बोलेंगे आपतन बिंदु। यह किस पर, आपतन बिंदु पर लंब है। तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। तो यह आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना, उस कोण को हम आपतन कोण कहेंगे, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना, उस कोण को हम परावर्तन कोण के परावर्तन के नियम से हम जानते हैं कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, अर्थात यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हुआ, चाहे यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हुआ। तो लोगों ने इसको नोट डाउन किया, लोगों ने लिखा इस चीज को, क्या लिखा भाई, लोगों ने इस प्रयोग में दो काम किया। एक काम तो ये किया कि इस कोण को नापा और इस कोण को नापा तो देखा दोनों बराबर है, इस कोण को नापा और इस कोण को नापा तो देखा दोनों बराबर है। तो उस आधार पे भी लोग इस तरह लिख सकते थे कि ध्रुव पर आकर पड़ने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से जितना डिग्री का कोण बनाकर आती है, जितना डिग्री का कोण बनाकर आती है, उतना ही डिग्री का कोण बनाकर परावर्तित हो जाती है। तो एक ये तरीका हुआ। दूसरा वही आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब वाला वो चीज़ करके देखा तो भी रिजल्ट क्या निकला, यही रिजल्ट निकला। तो लोगों ने लिखा कि ध्रुव पर आकर पड़ने वाली प्रकाश की किरण, यहाँ देखिए, ध्रुव पर आकर पड़ने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के साथ जितना डिग्री का कोण बनाकर आती है, उतना ही डिग्री का कोण बनाकर परावर्तित हो जाती है। यानी मुख्य अक्ष के साथ जितना डिग्री का कोण बनाएगी, आते हुए बनाएगी, उतना ही डिग्री का कोण जाते हुए भी बनाएगी। तो इसको लोगों ने एक नियम बना दिया। तो लोगों ने तीसरा नियम यही बना दिया। अवतल दर्पण लिया, इससे पहले वाला जो हम लोगों ने पढ़ा है वो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लिए सेम है। ये भी जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के लिए सेम ही है, दोनों थोड़ा सा फर्क है, उतना तो आप लोग समझ ही जाएंगे। लोगों ने फिर एक प्रयोग किया, एक प्रकाश की किरण यहाँ से लिया, तो ये हो गया इसका ध्रुव, ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, अर्थात सी हो गया ये। तो पहले लोग समांतर डाला, उसके बाद फोकस से होकर गुजारा, उसके बाद पी से यानी ध्रुव पर लाकर डाला या ध्रुव के सिद्ध में लाकर डाला। अब उसके बाद लोगों ने क्या किया कि एक यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से सी से अगर हम डालते हैं तो क्या होगा। तो लोगों ने सी से प्रकाश की किरण को डाला दर्पण पर, इधर से डाला, देख लीजिए। एक आदमी ने नीचे से ऊपर की ओर डाला, एक आदमी ने नीचे से लिया, दूसरे आदमी ने ऊपर से लिया और उसका परावर्तन करवाया। वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि पर जब सरल रेखा खींची जाती है तो वह उस पर लंब होता है। तो यहाँ से आपतित किरण जो होगी, एक प्रकाश की किरण को जो डाला तो यहाँ पे क्या हुआ, ये लंबवत पड़ेगी, यानी कि यह दर्पण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। और इसी पर अगर इसी पर लंब डाला जाए तो क्या होगा कि आपतित किरण और अभिलंब एक दूसरे के ऊपर होगा। आपतित किरण और अभिलंब जब एक दूसरे के ऊपर होगा तो उसके बीच का जो कोण होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है यानी कि आपतन कोण वो 0 हुआ। तो जब आपतन कोण 0 है तो परावर्तन कोण भी 0 होगा। लोगों ने देखा, इस चीज को ऑब्जर्व किया लोगों ने, तो क्या होगा, जब आपतन कोण 0 और परावर्तन कोण भी 0 है तो परावर्तित किरण क्या होगी, इसी पर लौट कर जाएगी। तो उसको लोगों ने नोट डाउन कर लिया और लोगों ने लिख दिया, इस चीज को नोट किया। क्या लिखा, लोगों ने प्रयोग किया और उसी चीज को नोट डाउन किया, यहां पे लिखा उस चीज को। तो क्या लिखा लोगों ने, यहां प्रयोग किया तो क्या देखा कि वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस पथ पर वह आती है, वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण
परावर्तन के बाद जिस पथ पर वह आती है उसी पथ पर लौट जाती है। तो इसको लोगों ने चौथा नियम बना दिया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किरण आरेखों की जो बनावट है उसके 4 नियम हैं। इस चारों नियम को अच्छी तरह से आपको कंठस्थ करना पड़ेगा। किस लिए भाई? तो अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें इसका बहुत काम होगा। तो चलिए अगले टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब। तो जानेंगे हम लोग। तो उससे पहले हम लोग जानते हैं कि अगर हमको प्रतिबिंब का निर्माण करवाना है तो अभी पीछे हम लोगों ने किरण आरेखों की जो बनावट पढ़ा, 4 नियम हम लोगों ने पढ़ा, उस 4 नियम में से किसी 2 नियम को पकड़ेंगे और उससे हम प्रतिबिंब का निर्माण करवा लेंगे। कहने का मतलब कि 2 ऐसी किरण लेंगे जिसका हमको पता होना चाहिए कि परावर्तन के बाद वह कहाँ से जाएगी। तो उससे भी पहले अब हम लोग ये चीज़ जान लेते हैं कि अवतल दर्पण के सामने कहाँ कहाँ वस्तु को रखकर उसका प्रतिबिंब हम बना सकते हैं। तो पहले हम स्थान जान लेते हैं, फिर उसके बाद प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे वो भी जान लेंगे। चलिए, तो हम एक अवतल दर्पण लेते हैं। अवतल दर्पण हम एक बनाते हैं। यहाँ एक अवतल दर्पण हमने बनाया। यह एक अवतल दर्पण है। एक अवतल दर्पण बनाया हमने, इसका एक मुख्य अक्ष ले लिया। अवतल दर्पण के सामने हम पहले कहाँ पे वस्तु को रख सकते हैं? तो देखिए, ये फोकस और ध्रुव, इस ध्रुव के बीच में कहीं पे रखकर हम प्रतिबिंब का निर्माण करवाएंगे। तो पहली स्थिति हमारी हो गई कि फोकस और ध्रुव के बीच अगर वस्तु को हम रखते हैं तो इसके प्रतिबिंब का निर्माण हमको कराना है। ये हमारी पहली स्थिति हो गई। तो ये नहीं कि इसकी दूरी को नाप लेंगे और बीचों बीच डाल देंगे, नहीं, ये यहाँ भी डाल सकते हैं, यहाँ भी डाल सकते हैं, कहीं भी डाल सकते हैं, इस दोनों के बीच में कहीं भी डाल सकते हैं। ये पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि हम फोकस पे रख के वस्तु को हम फोकस पे रखें और इसके प्रतिबिंब का निर्माण करवाएं। तो दूसरी स्थिति में हम वस्तु को यहाँ रख देते हैं फोकस पर। दूसरी स्थिति हो सकती है वस्तु कहाँ हो सकती है? फोकस पर। तीसरी स्थिति फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र के बीच में कहीं पे रख के करवा सकते हैं निर्माण। तो तीसरी स्थिति में हम यहाँ पे रख देते हैं वस्तु को। तो ये हो गई हमारी तीसरी स्थिति। चौथी स्थिति क्या हो सकती है? चौथी स्थिति सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम रखकर बना सकते हैं, यानी वक्रता केंद्र पर ही हम वस्तु को रखकर इसके प्रतिबिंब का निर्माण करवा सकते हैं। तो ये हो गई चौथी स्थिति। और एक स्थिति वक्रता केंद्र के पीछे यानी इस साइड में वक्रता केंद्र और यहाँ से अगर बहुत दूर हम जाएं तो वो हमारा अनंत होगा। तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में भी हम वस्तु को रखकर प्रतिबिंब का निर्माण करवा सकते हैं। ये एक पॉसिबिलिटी बनेगी कि भाई वक्रता केंद्र और अनंत के बीचों बीच नहीं, मतलब उसके बीच में वस्तु को कहीं पे रखी जाए तो इसके प्रतिबिंब का निर्माण करवाना। तो ये 5 स्थिति हुई। एक हुई फोकस और ध्रुव के बीच, दूसरी स्थिति फोकस पे, तीसरी स्थिति फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, तीसरी स्थिति हुई, और चौथी स्थिति सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, पांचवी स्थिति सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच में, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु को रखकर इसके प्रतिबिंब का निर्माण करवाना। अनंत पर रखें तो ये हमारी छठी स्थिति हो जाएगी। तो 6 स्थिति हमारे पास ऐसी आई निकल के कि जहां पर हम वस्तु को रखेंगे और उसके प्रतिबिंब का निर्माण करवाएंगे। तो अवतल दर्पण में 6 स्थानों पर, अवतल दर्पण के सामने 6 स्थानों पर वस्तु को रखकर उसके प्रतिबिंब का निर्माण करवाया जा सकता है। लोगों ने वैसा ही किया। चलिए अब पहली स्थिति को हम लोग देखते हैं और इससे प्रतिबिंब का निर्माण करवाते हैं। तो यहां हम लेते हैं एक अवतल दर्पण। हमने एक अवतल दर्पण लिया, इसके एक भाग को रचित कर देंगे तो ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। यहाँ से हमने इस जाएगा P, ये हो जाएगा F और ये हो जाएगा C, सेंटर ऑफ
कर्वेचर। तो पहली स्थिति क्या है? पहली स्थिति है कि फोकस और ध्रुव के बीच। एक चीज़ देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखिए आप लोग कि जब भी हमको प्रतिबिंब का निर्माण करवाना होगा तो मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु को हम लंबवत रखेंगे, इस तरह से लंबवत रखेंगे, और इस वस्तु से प्रकाश की दो किरण, इस वस्तु से प्रकाश की दो किरण, ऐसी किरण जिसका हमको पता हो कि परावर्तन के बाद वह कहाँ से जाएगी, इस पे दर्पण पे डालेंगे और उसका परावर्तन करवाएंगे, तब हमारे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो देखिए यहाँ पे वस्तु कहाँ रखी हुई है? फोकस और ध्रुव के बीच यहाँ वस्तु रखी हुई है। मान लीजिए कि हमारी वस्तु क्या है? AB हमारी वस्तु है, और वस्तु से तो बहुत सारी किरणें निकल रही हैं, तो इससे दो किरणों को पकड़ेंगे। तो पहली किरण हम पकड़ते हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर हो। ये मान लीजिए कि मुख्य अक्ष के समांतर है। पहली किरण हमने लिया मुख्य अक्ष के समांतर, इसको यहाँ पर डाला, तो इसका परावर्तन कैसे हो जाएगा? अभी हम लोगों ने पहला नियम पढ़ा था कि मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ती है तो उसका परावर्तन कहाँ से हो जाता है? फोकस से हो जाता है। तो इसका परावर्तन कहाँ से होगा? इसका परावर्तन फोकस से होकर होगा। मान लीजिए कि ये सीधी किरण है, लाइन बनाने में थोड़ी सी टेढ़ी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग पचा लीजिए इसको कि ये बिल्कुल सीधी किरण है। एक तो ये हो गया। दूसरा हमको नियम मालूम है कि अगर हम यहाँ ध्रुव पर किरण को डालें तो उसका परावर्तन कैसे होगा। तो दूसरी किरण हम यहाँ लेंगे, ध्रुव पर हमने एक प्रकाश की किरण डाला, तो इसका परावर्तन कैसे होगा? जितना डिग्री का कोण या मुख्य अक्ष के साथ बनाकर आएगी उतना ही डिग्री का कोण बनाकर परावर्तित हो जाएगी। तो इसका परावर्तन हम यहां से करवा देंगे। इसका परावर्तन ऐसे हो गया। अब देखिए प्रतिबिंब का डिफिनेशन क्या है? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटे या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो उस बिंदु को उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब बनवाने के लिए यह जरूरी है कि ये किरण या तो एक दूसरे को कहीं पे काटे या कहीं से आती हुई प्रतीत हो। तो देखिए परावर्तन के बाद आपको लग रहा है कि ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहीं पर काटेंगी? कभी नहीं काटेंगी, क्योंकि इस दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। तो क्या हुआ? तो इसको कल्पना में इस किरण को हम आगे बढ़ाएंगे। उसी तरह से कल्पना किया कि ये किरण भी इधर से कहीं से आ रही होगी और यह एक दूसरे को यहां पर काट रही होगी। तो इसका जो प्रतिबिंब बना, इस बिंदु का प्रतिबिंब ये वाला बिंदु बना, और ये पूरी वस्तु है तो इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे जो यहाँ पर बनेगा। तो कल्पना में इस किरण, इसको हम मुख्य अक्ष को आगे बढ़ाएंगे। हमने कल्पना में मुख्य अक्ष को आगे बढ़ाया और उसके बाद यहाँ से लंबवत, यहाँ पे लंब डाल दिया हम लोगों ने, यहाँ से एक लंब यहाँ डाला, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब ये बना। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। हम यहाँ पे A' और B' नाम दे देते हैं। आप CD नाम दे दीजिए, XY नाम दे दीजिए, क ख ग घ नाम दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। क ख नाम दे दीजिए आप उसका। तो देखिए क्या हुआ यहाँ पे कि या तो पॉसिबल होना चाहिए, ये पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहीं पर काटे, या ये दोनों किरणें कहीं से एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है पॉसिबिलिटी कि एक दूसरे को काट नहीं रही है बल्कि यह कहीं से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है वहीं इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बना? यहाँ बना इसका प्रतिबिंब। अब ये तो हम लोगों ने प्रतिबिंब का निर्माण करवा लिया, लेकिन इसकी प्रकृति भी लिखनी पड़ती है हमको। प्रकृति में आपको चार चीज़ों का ध्यान रखना है कि प्रतिबिंब कैसा बना, काल्पनिक या वास्तविक, उल्टा या सीधा, बड़ा या छोटा, मतलब वस्तु से बड़ा या छोटा, और उसका स्थान कहाँ पर बना। तो प्रकृति अब इसकी आप खुद से लिख सकते हैं कि प्रकृति क्या हो सकती है। तो हम देख लेते हैं कि इसकी प्रकृति क्या होगी। तो यहाँ पे हम इसकी प्रकृति लिख देंगे।
प्रकृति में सबसे पहले मैंने क्या कहा कि देखना है कि प्रतिबिंब वास्तविक बना या काल्पनिक बना। तो यहाँ पे क्या बन रहा है भाई, कल्पना में एक दूसरे को काट रही है किरण, तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब बना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि प्रतिबिंब काल्पनिक बना, प्रतिबिंब काल्पनिक बना। दूसरा, यह सीधा है या उल्टा है। तो भाई ये वस्तु जिस तरह से खड़ी हुई है उसी तरह से इसका प्रतिबिंब भी खड़ा हुआ है, इसका मतलब यह सीधा बना हुआ है। तो इसको हम लिखेंगे कि प्रतिबिंब सीधा बना। तीसरे में हम क्या लिखेंगे, तीसरा जो लिखेंगे हम, तीसरा लिखेंगे कि यह वस्तु से बड़ा है या छोटा है। तो देखने में ही लग रहा है कि यह वस्तु से बड़ा बना, तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बना, यहाँ पे लिखेंगे वस्तु से बड़ा बना। चौथा में क्या देखना है कि इसका स्थान कहाँ है प्रतिबिंब का। तो प्रतिबिंब का स्थान कहाँ है भाई, दर्पण के पीछे कि दर्पण के आगे। तो दर्पण के पीछे है, क्योंकि रंगा हुआ जो भाग होता है दर्पण का वो दर्पण का पिछला हिस्सा होता है। तो यह प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के पीछे बना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दर्पण के पीछे। यही इसकी प्रकृति हो गई। अवतल दर्पण एक बनाया हमने, एक अवतल दर्पण बनाया। इसका मुख्य अक्ष बना लेंगे, ये हो गया P, ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहली स्थिति में तो हमने देख लिया। अब दूसरी स्थिति में क्या है, फोकस पर वस्तु को रखेंगे। तो अगर हम फोकस पर वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा। फिर वही काम करेंगे कि वैसी दो किरणें लेंगे जिसका हमको पता होना चाहिए कि उसका परावर्तन कहाँ से होता है। तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे, ये मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे, तो उसका परावर्तन कहाँ से हो जाएगा, फोकस से होकर होगा। इसका परावर्तन फोकस से होगा। दूसरी किरण, मान लेते हैं कि वस्तु ये A और B है, वस्तु का नाम AB है। तो दूसरी किरण हम लेंगे, तो दूसरी किरण वही लेंगे, फिर वही लेते हैं, ध्रुव पर डालते हैं। दूसरी किरण हमने ध्रुव पर डाला, तो जितना डिग्री का कोण बनाकर आएगी उतना ही डिग्री का कोण बनाकर परावर्तित हो जाएगी यह किरण। इसमें क्या होगा, क्या पॉसिबिलिटी है इसमें कि मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरण लिए उसका परावर्तन फोकस से हो गया, ध्रुव पर आती प्रकाश की किरण लिए उसका परावर्तन कैसे हो गया, जितना डिग्री का कोण बनाकर आई उतना डिग्री का कोण बनाकर यह परावर्तित हो गई। अब देखिए ये दोनों किरण एक कैसा लग रहा है आपको देखने में कि ये दोनों किरणें कैसी है। तो देखने में लग रहा है कि ये दोनों किरणें समांतर हैं, परावर्तित किरणें जो हैं वो एक दूसरे के समांतर है। तो समांतर किरण आपको लगता है कि कहीं पे एक दूसरे को कट करेगी, ऐसा लगता नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक का मानना है, हमको देखने में ऐसा नहीं लगता है कि समांतर किरणें या समांतर रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर काटेगी। लेकिन वैज्ञानिक का मानना है, वैज्ञानिक लोग मानते हैं इस बात को कि समांतर किरणें या समांतर रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे को अनंत पर जाकर काटती हैं, एक दूसरे को अनंत पर जाकर काटती है, अनंत पर जाकर वो दोनों किरणें आपस में मिल जाती है। तो ये कहाँ जाकर मिलेंगी भाई, तो ये अनंत में जाकर मिलेगी। तो अब देखिए इसकी प्रकृति कैसी होगी, तो यहां पे हम इसकी प्रकृति लिख देंगे। आप खुद सोचिए, खुद बताइए इस चीज को कि इसकी प्रकृति कैसी होगी। पहली प्रकृति क्या होगी कि यह अनंत में जाकर एक दूसरे को काटेगी, मतलब काट रही है, कल्पना में नहीं बल्कि अनंत में जाकर सचमुच काट रही है। तो इसका मतलब हुआ कि प्रतिबिंब आपका जो बनेगा वह वास्तविक बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। दूसरी प्रकृति क्या, ये ऊपर है तो ये नीचे बन रहा है, मतलब यह उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, यह उल्टा बनेगा। उल्टा ऐसे ही लिखाता है या पूरा लॉ होता है, आप लोग देख लीजिएगा उस चीज़ को, अगर गलती हो तो सुधार लीजिएगा, पचा लीजिएगा इस चीज़ को। उल्टा बनेगा। ये तीसरी प्रकृति क्या होगी, अब देखना है कि वस्तु से बड़ा है, वस्तु से छोटा है या वस्तु के बराबर है।
तो देखा कि अनंत में जाकर प्रतिबिंब इसका बन रहा है, इसका मतलब है कि वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है यह। तो उसमें तीसरी प्रकृति में हम लिख देंगे कि वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है, तो वस्तु से बहुत बड़ा बन गया। तीसरा, चौथी प्रकृति क्या होगी इसकी, इसका स्थान लिखेंगे। तो कहाँ बन रहा है भाई, तो अनंत में बन रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि अनंत में प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, और कहाँ बनेगा, अनंत में बनेगा। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है तो हमेशा सीधा ही होगा। वो प्रतिबिंब अगर काल्पनिक बने तो वह सीधा होगा, और प्रतिबिंब अगर वास्तविक बने तो हमेशा वह उल्टा ही बनेगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तीसरी स्थिति के लिए हमने एक दर्पण लिया, अवतल दर्पण। ये हो गया इसका P, यह हो गया F, और ये हो गया C। तो यहाँ देखिए तीसरी स्थिति क्या है, F और C के बीच। तो उसमें यहाँ पर लिखेंगे कि जब वस्तु F और C के बीच रखी हो। मैंने लिखा नहीं, बस ऐसे ही समझा दिया आप लोगों को। मान लेते हैं कि यहाँ पे वस्तु रखी हुई है F और C के बीच में। वस्तु क्या है, A और B हमारी वस्तु है, AB हमारी वस्तु है। तो वही काम करेंगे, एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे, इसका परावर्तन फोकस से होकर होगा। इसका परावर्तन फोकस से होकर होगा। दूसरी किरण हम फोकस से भी ले सकते हैं या फिर P से भी ले सकते हैं। आपको जहां से लेना है वहां से ले लीजिए, बात एक ही है। चलिए हम लोग फोकस से लेते हैं। दूसरी प्रकाश की किरण जब हम फोकस से लेंगे तो इसका परावर्तन कैसे होगा, तो फोकस से जब भी हम प्रकाश की किरण लेते हैं तो उसका परावर्तन कैसे होता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है प्रकाश की किरण। तो मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो ये यहाँ से जाएगी, यहाँ से। अब ये कहाँ बना, C मान लीजिए यहाँ, तो C ये बनेगा C और अनंत के बीच में, यहाँ। तो ये बस A डैश B डैश, ये हमारा प्रतिबिंब हो गया। एक किरण यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर लिए, उसका परावर्तन फोकस से हो गया। दूसरी किरण फोकस से लिए, उसका परावर्तन मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। तो क्या होगा कि यह जहाँ एक दूसरे को काटेगी वही इसका प्रतिबिंब होगा, ये तो हम लोग जानते हैं। तो ये कहाँ काटेगी एक दूसरे को, एक दूसरे को सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में एक दूसरे को काटती है। तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, अब बोलेगा कि इसकी प्रकृति लिखिए, तो प्रकृति लिख देंगे यहाँ पे। प्रकृति इसकी कैसी होगी वो हम लोग देख लेते हैं। प्रकृति क्या है, सबसे पहले देखते हैं कि वास्तव में एक दूसरे को काट रही है प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण, ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण एक दूसरे को वास्तव में यहाँ पर काट रही है। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब होगा वास्तविक, ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा। दूसरा, अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा कि अगर वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो हमेशा वह उल्टा ही होगा। तो क्या होगा, यह उल्टा होगा। तीसरी प्रकृति इसकी कैसी होगी, यह वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। चौथी प्रकृति इसकी क्या हो सकती है, इसके स्थान को हम लिख देंगे कि ये बना कहाँ पर। तो चौथी प्रकृति ये हो जाएगा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, अनंत के बीच में। तीसरी स्थिति में हम लोगों ने देखा कि जब हम प्रतिबिंब का निर्माण करवाते हैं तो उसकी प्रकृति कैसी होती है, वास्तविक होती है, प्रतिबिंब उल्टा होता है, वस्तु से बड़ा होता है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। अब चलिए हम लोग चौथी स्थिति में देख लेते हैं। एक अवतल दर्पण लेंगे,
इसका मुख्य अक्ष लेंगे, ये इसका P हो गया, यहाँ पे इसका फोकस है, उतनी ही दूरी पर इसका वक्रता केंद्र हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे इसका C हो जाएगा। तो C पर ही अगर वस्तु रखी हो, वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु रखी हो तो उसके प्रतिबिंब का निर्माण कैसे हम लोग करवाएं और कहाँ होगा, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, वो देख लेते हैं हम लोग। एक मान लेते हैं कि वस्तु हमारी AB है, एक प्रकाश की किरण लेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण लेंगे, उसका परावर्तन फोकस से होकर होगा। मान लीजिए कि ये सरल रेखा है, सीधी रेखा है, खींचने में ये थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो इसको पचा लीजिए आप लोग। इसका परावर्तन फोकस से होगा। अब दूसरी किरण या तो हम P से ले सकते हैं या फोकस से ले सकते हैं, तो हम लोग फोकस से ही ले लेते हैं। चलिए, दूसरी किरण हम लोगों ने फोकस से लिया, तो इसका परावर्तन कैसे हो जाएगा भाई, तो यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब यह परावर्तित किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेगी वही इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ से इसको ऐसे नीचे हम खींच देंगे एक रेखा, तो ये हमारा प्रतिबिंब हो गया। तो ये प्रतिबिंब कैसा हुआ भाई, क्या नाम, इसका हम नाम दे दिए A', B' दे दिए। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लिए, उसका परावर्तन फोकस से हो गया। दूसरी प्रकाश की किरण फोकस से होकर लिए, उसका परावर्तन हुआ तो वो मुख्य अक्ष के समांतर निकल गई। ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को यहाँ काट रही है, अर्थात प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ पर होगा। तो कैसा हो रहा है देखिए, प्रतिबिंब यहाँ, ये वस्तु यहाँ रखी हुई है, उसका प्रतिबिंब ठीक उसके नीचे बन रहा है। जितना बड़ा वस्तु है, जितनी बड़ी वस्तु है उतनी ही बड़ा प्रतिबिंब भी बन रहा है। तो इसकी प्रकृति उसी हिसाब से हम लिख देंगे। इसकी प्रकृति क्या होगी, प्रकृति इसकी हो जाएगी, पहली प्रकृति होगा क्या होगी इसकी, कि यह वास्तविक होगा, क्योंकि वास्तव में एक दूसरे को परावर्तित किरणें काट रही है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक होगी। दूसरा क्या होगा, वास्तविक जब भी, जैसे ही वास्तविक होगा तो यह होगा उल्टा। उल्टा तीसरी क्या है भाई, वस्तु के बराबर है, ये वस्तु से बड़ा है या वस्तु से छोटा है, तो वस्तु के बराबर है, तो यहां पर हम लिख देंगे वस्तु के बराबर। चौथी प्रकृति इसकी क्या होगी, चौथी प्रकृति में इसका स्थान लिखेंगे, तो कहां पर बना भाई, तो C पर बना, C पर, यानी वक्रता केंद्र पर लिख देंगे। तो ये इसकी प्रकृति हो गई। ये चौथी स्थिति में हम लोगों ने देख लिया कि अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, और कहाँ बनेगा, C पर ही बनेगा। वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी हो तो वही काम करेंगे। एक प्रकाश की किरण हम लेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, इसका परावर्तन कहाँ से होगा, फोकस से होगा। दूसरी किरण हम यहाँ से भी ले सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी ले सकते हैं, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, यहाँ इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो या तो हम F से ले लें या ध्रुव पर ले लें, तो हम F से ले लेते हैं। इसका परावर्तन कैसे होगा, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये नियम हम लोग जानते हैं। और परावर्तित किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेगी वही हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए यहाँ पर काट रही है, तो यहाँ से इस बिंदु पर हम लंब डाल देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। तो ये हमारा A', B' प्रतिबिंब हो गया और वस्तु हमारी हो गई
ए बी। तो प्रतिबिंब का निर्माण तो हो गया, अब करना क्या है, इसकी प्रकृति लिख देनी है। तो इसकी प्रकृति क्या होगी, देखिए प्रकृति में हम लिख देंगे इसको कि वास्तव में एक दूसरे को काट रही है, तो प्रकृति इसका वास्तविक, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। जब वास्तविक बनेगा तो प्रतिबिंब उल्टा होगा। अब देखना है कि यह वस्तु से बड़ा है या छोटा है, तो यह वस्तु से देखने में भी छोटा ही लग रहा है, तो ये वस्तु बड़ा है और प्रतिबिंब छोटा है, तो यहाँ पे लिख देंगे वस्तु से छोटा। कैसा बना, वस्तु से छोटा। और बना कहाँ पर भाई, चौथी प्रकृति में उसका स्थान लिखना है, तो कहाँ पर बना, फोकस और सी के बीच में, यानी एफ और सी के बीच में भी लिख देंगे तो चलेगा, या फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो हम लिख देते हैं एफ और सी के बीच में, यह इसकी प्रकृति हो गया पी, ये एफ है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो एक चीज़ याद रखिए, एक चीज़ आप लोग जान जाइए, इस चीज़ को जहन में रखिए कि अनंत पर अगर वस्तु रखी हो तो वहाँ से जो प्रकाश की किरण आती है तो सभी प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो अनंत से प्रकाश की किरण आएगी, मान लीजिए कि एक किरण यहाँ आई और यहाँ पर ही, तो इसका परावर्तन यहाँ से होकर हो जाएगा। दूसरी प्रकाश की किरण वो तो एक दूसरे के समांतर होकर आती है, तो उसका परावर्तन कहाँ होगा, ये देखिए इसका परावर्तन ऐसे हो जाएगा। ये हमारा इफ यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखिए पर समांतर जो प्रकाश की किरण आ रही है, अनंत से जो प्रकाश की किरण आकर दर्पण पर पड़ेगी तो वो परावर्तन के बाद एक दूसरे को या तो एफ पर काटेगी, या तो एफ पर काटेगी, या एफ के तल में कहीं पर काटेगी। फिर समझिए इस चीज़ को कि अगर अनंत से प्रकाश की किरणें प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो परावर्तन के बाद या तो वह एफ पर काटेगी या एफ तल में कहीं पर एक दूसरे को काटेगी। देखिए एफ पर कैसे काटेगी उसको भी समझ लीजिए। मान लीजिए कि यह आपका अवतल दर्पण रखा हुआ है, ये अवतल दर्पण है, ये आपका P है, ये F है और ये C है। तो अगर वस्तु कहीं इधर रखी हुई है अनंत में, हम तो यहाँ से लिए थे प्रकाश की किरण, लेकिन नहीं, अब हम यहाँ से प्रकाश की किरण अगर लेंगे तो वो समांतर आती है, एक दूसरे के समांतर आती है, और ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो ये कहाँ से जाएगी, F से होकर जाएगी। और एक किरण अगर हम यहाँ से लेते हैं तो ये मुख्य अक्ष के समांतर है और इसके भी समांतर है, तो इसका परावर्तन कहाँ से होगा, फोकस से ही होगा, इसका परावर्तन फोकस से होगा। तो वही तो मैंने कहा था अभी जो मैंने कहा कि या तो फोकस पर काटेगी या फोकस तल में कहीं पर एक दूसरे को काटती है, या तो फोकस पर काटेगी या फोकस तल पे एक दूसरे को कहीं पे काटेगी। तो ये क्या होगा, यहाँ पे हमारे वस्तु का निर्माण हो, ये प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो ये हमारा A डैश B डैश प्रतिबिंब हो गया। मान लीजिए कि उसका नाम हमने A डैश B डैश रख दिया। तो अब क्या होगा, इसकी प्रकृति हमको लिखनी है। तो प्रकृति क्या होगी इसकी, प्रकृति में पहला कि एक दूसरे को वास्तव में काट रही है, तो ये हो जाएगा वास्तविक हो जाएगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। दूसरा, जब वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। तीसरा कैसा होगा भाई, तो वस्तु से बहुत छोटा होगा, क्योंकि अनंत में जो वस्तु रखी हुई है वो बहुत बड़ी वस्तु है, तो उसका प्रतिबिंब जब बन रहा है तो बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा। और उसका स्थान कहाँ होगा, तो F पर बनेगा, F पर बनेगा। ये हम लोगों ने 6 जगहों पर वस्तु को रखकर उसके प्रतिबिंब का निर्माण और उसकी प्रकृति हम लोगों ने पढ़ लिया। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है और उसकी प्रकृति क्या होती है, हम लोग उत्तल दर्पण में जान लेते हैं। ये हमारा एक उत्तल दर्पण है, मान लेते हैं कि यह उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण में यह हमारा
वस्तु अगर उत्तल दर्पण के सामने रखी है तो यहाँ से एक प्रकाश की किरण हम लेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे, तो इसका परावर्तन कहाँ से होगा भाई? इसका परावर्तन हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि यह फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसका परावर्तन इस तरह से होगा कि ये लगेगा कि यह फोकस से आ रही है। चलिए, दूसरी प्रकाश की किरण हम क्या लेते हैं? ऐसी लेते हैं जो ध्रुव पर आकर पड़े। दूसरी प्रकाश की किरण ध्रुव पर आकर पड़ी तो इसका परावर्तन क्या कैसे होगा? जितना डिग्री का कोण मुख्य अक्ष के साथ बनाकर आती है उतना ही डिग्री का कोण मुख्य अक्ष के साथ बनाकर लौट जाती है। अब देखिए, ये किरण और ये किरण एक दूसरे को कहीं पर काटेगी? नहीं काटेगी। तो इसको हम क्या करेंगे? कल्पना में इसको आगे बढ़ाएंगे। तो कल्पना में जब हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं तो देख रहे हैं कि कल्पना में यह यहाँ पर एक दूसरे को काट रही होगी, तो यही हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो मान लीजिए कि वस्तु अगर ए बी है तो प्रतिबिंब हमारा ए डैश और बी डैश है, इसका नाम दे दिए, तो ऐसे बना प्रतिबिंब। ये तो समझ में आ गया होगा। अब इसकी प्रकृति भी आपके समझ में आ गई होगी। कैसे है भाई? तो ये प्रतिबिंब क्या है? काल्पनिक है। तो प्रकृति इसकी कैसी लिखेंगे? प्रकृति, पहली प्रकृति के प्रतिबिंब काल्पनिक है। दूसरी प्रकृति प्रतिबिंब सीधा, जब काल्पनिक है तो सीधा होगा। तीसरी प्रकृति ये वस्तु से छोटा दिख रहा है तो ये वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा। चौथी प्रकृति कहाँ है भाई? तो ध्रुव और फोकस के बीच में है, तो P और F के बीच में।